नमस्कार दोस्तों, 26 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वही सारी बातें, अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ी लेट मिले बट मिल जाए। कल वाली लेक्चर की भी पीडीएफ आज अपलोड होगी। साथ साथ अगर आपको कोई डाउट रेजोल्यूशन करना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझको मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है द मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। यहाँ पे ऑथर ने बहुत फॉर्मली और बहुत इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है उसको समझाया है। जस्टिस के कंसेप्ट को इंडिया में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है उसको समझाया है। एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव में बताया है कि वो सोसाइटीज जो कि थोड़ा एडवांस्ड होती हैं, जहाँ पे इक्वलिटी होती है, वहां पे जस्टिस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जिन सोसाइटीज में स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, कमियां बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पे जस्टिस कैसे काम करता है, और मॉडरेट सोसाइटीज में जस्टिस कैसे काम करता है। तो जस्टिस के कंसेप्ट पे बात की गई है और उसको इंडिया के साथ जोड़ा गया है। तो आप कह सकते हो कि जीएस पेपर 4 में जहां पे एथिक्स की बात होती है वहां पे ये चीज आपको मदद कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं लिविंग विद द अर्थ इन केरला। यहाँ पे देखिए केरला में रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में इस बार लैंडस्लाइड हुई थी। पिछले साल ममलापुरम डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड हुई है। कोझिकोड एयर क्रैश आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे चीजें बताई गई कि भले ही केरला जैसे स्टेट्स का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं एक्सीलेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए, बट केरला जैसे स्टेट में भी इतना एग्रेसिव रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हुआ है, इतना एग्रेसिव नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कि कहीं ना कहीं केरला के डेवलपमेंटल मॉडल में कुछ कमी है। वो कमी क्या है उसको इस आर्टिकल में बताया गया है। आगे चलते हैं साउंड एंड फ्यूरी। ये देखिए इस आर्टिकल के बारे में बात कर चुके हैं, 2-3 पॉइंट्स और देख लेंगे यहाँ पे। तो ये है कि देखिए 7 घंटे की लंबी वर्चुअल मीटिंग चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यही बात हुई कि भैया आप कांग्रेस की जो इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी उसके अगेंस्ट आवाज क्यों उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने उसके अगेंस्ट में बोला। तो कुल मिला के ऑथर ने इस आर्टिकल में ये बात कही है कि जो बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं कांग्रेस के, जैसे शशि थरूर और जो बाकी लोग हैं, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, इन्होंने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ जेन्युइन कंसर्न्स को बताने की कोशिश कर रहे थे और उन जेन्युइन कंसर्न्स को लीडरशिप ने सुना नहीं। तो कुल मिला के कांग्रेस एक बैस्टियन होके रह गई है कांग्रेस लीडरशिप की, इनफैक्ट गांधी फैमिली की। तो यहाँ पे कुछ कहते हैं एक बेसिक फ्लॉ कांग्रेस पार्टी की वर्किंग में निकाला गया। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं तो इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है डाउन बट नॉट आउट। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका की यहाँ बात हो रही है। लिबिया का मैप देखेंगे, बुर्किना फासो, ये सब कहाँ है ये देखेंगे। उसके साथ साथ सीरिया और इराक की लोकेशन देखेंगे मैप पे, अफगानिस्तान की लोकेशन देखेंगे मैप पे। और कुल मिला के बताया जा रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट है, अब देखिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इराक और सीरिया में तो तगड़ा बवाल मचाया था। हालांकि अब उनको किसी तरीके से निकाल दिया गया है, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स ही इनके पास बचे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट की जो आइडियोलॉजी है वो प्रोलिफरेट कर रही है। इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स एशिया में भी दिख रहे हैं, खासकर वेस्ट एशिया में, और नॉर्थ अफ्रीका में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी अभी भी प्रोलिफरेट कर रही है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है। द रिटर्न ऑफ सुन्नी मेसियानिज्म। कुल मिला के यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि ये जो कुछ भी अभी मिस्टर एर्डोगन कर रहे हैं, रेसिप तैयब एर्डोगन, जो कि आपके टर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो ये इसलिए कर रहे हैं कि शायद वो एक ऐसे इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक इस्लामिक कंट्रीज का यूनियन बनाना चाहते हैं, जिसमें जो टर्की है, जो अंकारा है, वो सेंटर पे है, इस्तांबुल सेंटर में है। और वहां जैसे जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल था, वो बाद में इस्तांबुल बन गया। अब कॉन्स्टेंटिनोपल में ही कैलिफ रहा करते थे। ओके, तो यहाँ पे अब कुछ इस तरीके की बात चल रही है कि हाँ भाई एक इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाएगा और इस इस्लामिक ब्लॉक का जो फॉर्मल हेड बैठेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बैठेगा, वो इस्तांबुल में बैठेगा। और वो ऑब्वियसली बात है कौन होंगे, आपके एर्डोगन साहब होंगे। इस तरीके का एक व्यू पॉइंट दिया गया इस आर्टिकल में। ये व्यू पॉइंट दे रखा है ए फैजल रहमान जी ने, और उन्होंने बोला है कि अगर इस तरीके की चीजें होती भी हैं तो इससे मुस्लिम वर्ड्स को, जो बाकी मुस्लिम से दुनिया भर में, उनको नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा उसको हम देखेंगे। फिर मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए दुनिया भर की कंपनीज कह रही है कि हम चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं, चाइना की जो डोमिनेंस है सप्लाई चेन में उसको तोड़ना चाहते हैं। जो जियोपॉलिटिकल आप कहते हैं ना कि एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, चाइना एक टोटलिटेरियन रिजाइम है, बाकी कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं, तो जो चाइना का काम करने का तरीका है वो बाकी कंट्रीज में नहीं हो सकता।
तो उसके लिए भी बहुत सारी कंपनी चाइना से निकलना चाह रही। अब वो कंपनी जब चाइना से निकल रही तो वो जाए कहाँ? तो एक ऑप्शन बनता है इंडिया। इंडिया में वो कंपनीज नहीं आ पा रही हैं, उसके रीजंस बताए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर्टिकल में। उसके बाद ये बताया गया है कि देखिए हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म का सिद्धांत है, यानी स्टेट के पास भी कुछ लिमिटेड पावर्स हैं। तो अगर हमको अपनी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है तो सेंटर और स्टेट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। मिलकर कैसे काम करना पड़ेगा? कौन से स्टेट्स ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, कौन से स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं, जो आगे हैं वो क्यों आगे हैं, जो पीछे हैं वो क्यों पीछे हैं, उसके बारे में बात करी गई है, इसे देखेंगे। और फाइनली एक आर्टिकल है चांस टू डोनेट लैपटॉप्स। ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, प्राइवेट सेक्टर जो कि पहले अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुला के काम करवाता था, वहां पे उनको डेस्कटॉप देता था, अब उसने बोला है कि डेस्कटॉप छोड़ो, लैपटॉप खरीदो, घर बैठ के काम करो। तो बहुत सारे डेस्कटॉप आउट ऑफ यूज जा रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, जो कि रेगुलरली आउट ऑफ यूज जाते रहते हैं। तो एक कोहेरेंट पॉलिसी बनानी चाहिए जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिंक करके ये डिवाइसेस जो कि आगे आने वाले समय में ई वेस्ट बन सकते हैं, इनकी लाइफ तक इनको इस्तेमाल करने के लिए अंडर प्रिविलेज तबके में इन चीजों को बांट दो, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है इंडिया का वो कम हो सके। इसके बारे में एक छोटा सा व्यू पॉइंट दिया गया है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑथर शुरुआत कैसे कर रहा है। इंडिया में आज की डेट में क्या चीज मैटर करती है? सबसे ज्यादा किस चीज की बात होती है? एक तो बात होती है सेल्फ इंटरेस्ट की, एक बात होती है नेशनल ग्लोरी की। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये दो चीजें के बारे में सीधे सीधे तो आर्टिकल में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे करते हैं। देखिए ये जो हमारे साथ जो हमारे वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, किस तरीके से घर वापस गए। देश का सारी जनता सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को देखती थी। इनकी सैलरीज बंद हो गई, इनका काम बंद हो गया, ये बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होकर घर चले गए। क्या इनके साथ जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। दूसरा, देश की मैक्सिमम का जनता किसमें डूबी हुई थी? नेशनल ग्लोरी में डूबी हुई थी, व्हेन कंसर्न टू पाकिस्तान, चाइना और ये जो कश्मीर का इशू है। कुल मिला के मैंने इसको बहुत ब्रॉड टर्म्स में बताया है, इसको बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे ऑथर ने तोड़ने की कोशिश की है। देखिए जब भी हम लोग ग्रीड के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते हैं, नैरो सेल्फ इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते हैं, तो सोसाइटी में बहुत सीवियर इनइक्वालिटीज होती हैं, सोशल बेनिफिट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और जो हमारे नेशनल गोल्स हैं, जैसे कि हमको सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, इंडिया का डेवलपमेंट करना है, ये कभी भी पूरे नहीं हो सकते और इक्वली नहीं बढ़ सकते जब तक सोशल बेनिफिट्स को बराबर तरीके से नहीं बांटा जाए। और अगर सोशल बेनिफिट्स को बराबर तरीके से बांटना है तो किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब जिनके पास ज्यादा है उनको उन बेनिफिट्स को उन लोगों के पास देना पड़ेगा जिनके पास कम है, लेकिन जिनके पास ज्यादा है जब वो बेनिफिट्स को किसी और को देंगे तो उनके पास कम हो जाएंगे। और कुल मिला के ये कोई करना नहीं चाहता। जो पावरफुल लोग हैं वो रिसोर्सेज को अपने हाथ में कंसेंट्रेट करते हैं, ना कि उनको छोड़ते। हमारी सोसाइटी के जो लीस्ट पेड वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। जबकि देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो इन लोगों ने ही दिया है। और इनके बारे में ज्यादा बातचीत होती भी नहीं है। किसानों के बारे में तो चलिए होती है, चूंकि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश हो रही, चूंकि ये जीएस पेपर 4 में काम आने वाला आर्टिकल है और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे बातचीत चल रही है, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में आर्टिकल है किसके बारे में। आर्टिकल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में। ऑथर ने यहाँ पे अपनी बेटी के एग्जाम्पल से एक बात बताई है, लगभग 20 साल पहले की। ओके, 20 साल पहले लगभग क्या हुआ कि ये जो ऑथर जिसने इस आर्टिकल को लिखा है, और इस आर्टिकल को लिखने वाले पर्सन का नाम है आपका राजीव भार्गव जी। ये सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में आपके प्रोफेसर है। तो राजीव भार्गव जी कह रहे हैं कि 20 साल पहले की बात है, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा जस्टिस क्या होता है, व्हाट इज जस्टिस। तो इन्होंने जस्टिस समझाने के लिए क्या बोला कि इनके सामने एक बोतल भरी हुई रखी थी पानी की। इन्होंने इस पानी की बोतल को हाथ में पकड़ा और इन्होंने बोला कि ये देखिए पानी की बोतल मेरे पास है, अभी के लिए मुझे प्यास नहीं लगी है, लेकिन फिर भी इस पानी की बोतल को मैंने अपने पास रख लिया और मैं किसी और को नहीं दे रहा हूं। तो भले ही एक प्यासा इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कहता है सर मेरे को पानी पीना है, मेरे पास पानी की भरी हुई बोतल है, मुझे प्यास नहीं लगी, मैं तब भी इसको पानी ना दूं। ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया कि तुम मेरी बेटी हो, तुमसे मैं प्यार करता हूं, तुम्हें अगर प्यास लग रही है, तुमने मुझसे पानी की बोतल मांगी, मैंने तुम्हें पानी की बोतल दे दी। ठीक है, भले ही मुझे प्यास लग रही थी लेकिन मैंने अपनी प्यास छोड़ के तुम्हें पानी की बोतल दे दी। तीसरा केस इन्होंने अपनी बेटी को बताया कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पानी की बोतल है,
मुझे थोड़ी प्यास लगी, मुझे इस पानी के आगे आने वाले समय में जरूरत है, और एक आदमी मेरे पास आता है जो बिल्कुल ही, जिसके पास रिसोर्स नहीं है, वो बिल्कुल भूखा है, प्यासा है, उसे पानी की जरूरत है, वो मुझसे पानी मांग रहा है, तो मैं उसे पानी की बोतल दे दूं। तो मतलब कि अगर हम किसी दूसरे पर्सन को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ ये देख के कि हाँ भाई उसको जरूरत है किसी चीज की, हम अपनी चीज उसको दे दें, ये जस्टिस है। और बेसिकली दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, एक बार ऑथर और उसकी डॉटर कार में जा रहे थे, एक भिखारी आया, तो डॉटर और ऑथर ने निकाल के एक बिस्कुट का पैकेट उस भिखारी को दे दिया। तो उसकी डॉटर ने ऑथर से बोला कि दिस इज जस्टिस। तो ऑथर ने बोला कि ठीक है, अभी पूरी तरीके से तुमको जस्टिस समझ में नहीं आया है, लेकिन तुम जस्टिस की तरफ बढ़ रही हो। कहने का मतलब यह है कि जब उस भिखारी को बिस्कुट का पैकेट दिया, तो बिस्कुट का पैकेट आपने दे दिया, क्यों? क्योंकि आपके पास बिस्कुट के पैकेटों की कमी नहीं है, आप वेल ऑफ हो, आप ऐसे 100 बिस्कुट के पैकेट खरीद सकते हो। जस्टिस तब होता है कि जब मान लीजिए ये जो बिस्कुट के पैकेट्स हैं वो आपके पास भी लिमिटेड है, और आपके पास लिमिटेड होने के बावजूद जो थर्ड पर्सन आपके पास आ रहा है, जिसके साथ आपका कोई भी प्यार का रिलेशन नहीं है, आप तब भी उसको बिस्कुट का पैकेट दे दो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। ओके, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे चीजें आप थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी कि जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, सिर्फ ये देख के कि हाँ भाई वो जरूरतमंद है और हमें अपने बेनिफिट्स को उनके साथ शेयर करना चाहिए सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए, अगर आप इस तरीके के नोशन को अपने पास रखते हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस presupposes not only a social condition marked by an absence of love or familiarity, मतलब अननोन लोगों के प्रति लव दिखाना, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आता ही है। एक और चीज आती है कि एक ऐसी सोसाइटी मान लीजिए जहां पे सबके पास सब कुछ है, हर चीज एबेंडेंटली अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्वीडन जैसे देश ले लो, स्विट्जरलैंड जैसे देश ले लो। वहां पे जो सिटीजन है उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वहां पे लोग बहुत कम है, उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, सब लोग अच्छे से खाते हैं पीते हैं रहते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में जस्टिस की बात होती है, ऑलरेडी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, सबके पास बहुत ज्यादा है, तो बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 1000 बिस्कुट के पैकेट पड़े हैं और नीडी पर्सन आपके सामने 30-40 करने, तो आप आराम से सबको एक एक पैकेट दे दोगे, उससे आपको कोई फर्क आएगा नहीं। तो उस केस में आप उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके पास है ही इतना, सोसाइटी में है ही इतना कि आपको बांटने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे मैसिव स्कार्सिटी है, जहां पे खाने पीने को है ही नहीं, जैसे सीरिया नाम की कंट्री ले लीजिए। अब सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, इकोनॉमी पूरी तबाह हो चुकी है, वहां पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, सड़कों पे आ गए हैं वो। तो ऐसी सोसाइटीज में जहां पे स्कार्सिटी इतनी ज्यादा है, वहां पे जस्टिस पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई अपने लिए लड़ रहा है खाने पीने के लिए, जब रिसोर्सेज ही नहीं है, लोग ज्यादा है, वो भी उसके लिए लड़ रहे हैं, तो जस्टिस यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। जस्टिस पॉसिबल कहां होता है? जहां मॉडरेट स्कार्सिटी हो, जहां आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कोई तीसरा आदमी आपके पास आ रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप प्यार नहीं करते हो, लेकिन तब भी आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को उसके साथ शेयर करते हो ताकि उसको भी थोड़ा रिलीफ मिल सके, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है क्या। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात हो रही है। फिर एक चीज आती है कि भैया जस्टिस की डेफिनेशन क्या है। द बेसिक आइडिया ऑफ जस्टिस दैट ईच पर्सन गेट्स व्हाट इज प्रॉपरली ड्यू टू हिम और हर, यानी कि एक पर्सन को जितना उसका हक है उतना मिले। तो इसमें क्या चीज आ जाएगी? तो जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, जो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन ये कौन बताएगा कि एक पर्सन का ड्यू है क्या? इसके क्या पैरामीटर्स हैं? एक सोसाइटी में एक पर्सन को कितना मिलना चाहिए, उसे कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पे कुछ नोशंस आ जाते हैं जस्टिस के। एक है हिरारिकल नोशन ऑफ जस्टिस, एक है इगैलिटेरियन नोशन ऑफ जस्टिस। ये जो हिरारिकल नोशन ऑफ जस्टिस है ये गड़बड़ है और इससे हमारी सोसाइटी को बहुत लंबे समय के लिए परेशान किया है। क्योंकि हिरारिकल सिस्टम ऑफ जस्टिस में आप लोगों को हिरारकी में बांट देते हो। तो कुछ लोग जो कि द हायर कास्ट में पैदा होंगे, जो हायर कास्ट में पैदा होंगे, वो उनकी जो रैंक है वो बर्थ पे डिपेंडेंट होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत लंबे सिस्टम से, कास्ट सिस्टम से रिडन है, कास्ट सिस्टम से अफेक्टेड है। तो कास्ट सिस्टम से अफेक्टेड होने की वजह से पहले क्या होता था कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी और कुछ लोगों को टैलेंट होने के बावजूद भी हो सकता है नीचे की तरफ ढकेल दिया जाए। तो ये हो गया हिरारिकल नोशन ऑफ जस्टिस। और हिरारिकल नोशन ऑफ जस्टिस में एक्चुअली आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। तो कुछ को ज्यादा बेनिफिट मिला और कुछ को कम बेनिफिट मिला। तो भैया अगर कोई हाई कास्ट में जन्म हो गया तो उसको ज्यादा वेल्थ, पावर, कल्चर, स्टेटस, नॉलेज मिल गई,
शास्त्र पढ़ने का मौका मिला, जो लोअर कास्ट में पैदा हुए उनको हर तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया। ये एक चीज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरीके के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को कभी चैलेंज नहीं किया। बहुत बड़े सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने उठ के इस तरीके के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को चैलेंज किया, जैसे कि बुद्धा की टीचिंग में इसको चैलेंज किया गया। इंडियन एपिक्स में, बहुत सारे इंडियन एपिक्स में चैलेंज किया गया, हालांकि बहुत सारे इंडियन एपिक्स में प्रमोट भी किया गया। भक्ति पोएट्री में इसको चैलेंज किया गया, वीर शैविज्म में इसको चैलेंज किया गया। और आज की डेट में चैलेंज बड़ा हो गया है। आज की डेट में चीजें थोड़ी इकोनॉमी के साथ अलाइन हो गई। जिसके पास मनी पावर है, जिसके पास सोशल स्टेटस है, और सोशल स्टेटस यहाँ पे आजकल पैसों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आज की डेट में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लोग सामने खड़े होकर आते हैं और बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो द चैलेंज हैज बिकम रोबस्ट, एक्सप्लिसिट एंड सस्टेन्ड। ओके, और कुल मिला के अब ये कहा जाने लगा है कि कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। ओके, ये बात होने लगी। तो अब क्या बोला जा रहा है? वी नीड अ डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, ऑफ शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऑफ गिविंग पीपल देयर ड्यू दैट इज कंसिस्टेंट विद इक्वल डिग्निटी। जो हायरार्किकल नोशन ऑफ जस्टिस था वो फेल हो गया है। अब बात किसकी की जा रही है? अब बात की जा रही है इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। अब जब बात की जा रही है इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल, हर रिस्पेक्ट में इक्वल, किसी के भी अगेंस्ट किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। अब जब बात हो रही है इगैलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस की, तो यहां पे दो तरीके की जस्टिस निकल के आते हैं। एक है नीड बेस्ड प्रिंसिपल। ओके, नीड बेस्ड प्रिंसिपल में क्या बोला जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या क्या जरूरतें हैं। ओके, उस जरूरतों के हिसाब से उसको रिसोर्सेज अवेलेबल करानी जानी चाहिए ताकि उसे जस्टिस मिल सके उसकी नीड्स के हिसाब से। ओके, अब देखिए हम लोग की जो बेसिक नीड्स है वो आइडेंटिकल है, कि सबको खाने पीने के लिए, रहने के लिए चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व है तो उसकी नीड बदल जाती है। जैसे कि एक स्कॉलर है तो इसको स्कॉलर को पढ़ने के लिए हो सकता है, पीएचडी करने के लिए वो किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, या उसको कुछ बुक्स की जरूरत हो, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत हो। आर्कियोलॉजी में अगर स्कॉलर हो तो अलग अलग ऐसी जगहों पे जाने की जरूरत हो जहां पे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। वहीं पे एक माउंटेनियर जिसको पहाड़ चढ़ने में मजा आता है, अब उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ाना है तो उसको उस तरीके के इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है। तो अब ये नीड बेस्ड जस्टिस पे हम आ गए। दूसरी एक चीज होती है, एक तो नीड बेस्ड प्रिंसिपल हो गया इगैलिटेरियन जस्टिस में, दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ डेजर्ट। प्रिंसिपल ऑफ डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेजर्ट फॉर विच व्हाट इज ड्यू टू अ पर्सन इज व्हाट ही और शी डिजर्व्स, determined not by birth or tradition but by a person's own qualities, for instance natural talent or productive effort। मतलब एक पर्सन के टैलेंट के हिसाब से और उसके एफर्ट के हिसाब से उसको चीजें मिलेंगी, उसको चीजें मुहैया कराई जाएंगी। ओके, इन शॉर्ट, दो वी स्टार्ट एज इक्वल्स, दोज हु आर टैलेंटेड और वर्क हार्ड शुड बी रिवार्डेड विद मोर बेनिफिट्स एंड बी लेस बर्डन। कहने का मतलब ये है कि डेजर्ट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से मान लीजिए लोग बढ़ना शुरू हुए। अब एक बिल्कुल ही कुंद दिमाग का है, एक शार्प दिमाग का है, तो कुंद दिमाग वाला चीजें नहीं कर पाएगा, शार्प दिमाग वाला जल्दी चीजें समझ लेगा, जल्दी आगे बढ़ेगा। तो यहां पे आप ये नहीं बोल सकते इगैलिटेरियन नोशंस ऑफ जस्टिस में कि नहीं भाई कुंद और शार्प वाले को बराबर कंसीडरेशन दिया जाएगा। जो पर्सन शार्प है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने टैलेंट के दम पे जल्दी आगे बढ़ेगा। तो ये होता है आपका इगैलिटेरियन नोशन ऑफ जस्टिस का डेजर्ट बेस्ड प्रिंसिपल। तो दो बेस्ड प्रिंसिपल हो गए, एक तो हो गया नीड बेस्ड प्रिंसिपल, एक हो गया आपका डेजर्ट बेस्ड प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल्स आपको यहां पे दोस्तों समझ में आ रहा है, यही इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। ओके, तो काफी अच्छा आर्टिकल था, आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हायरार्किकल नोशंस ऑफ जस्टिस, जहां पे कास्ट सिस्टम की बात है, ठीक है। और सिर्फ कास्ट सिस्टम नहीं दोस्तों, देखिए हायरार्किकल नोशंस ऑफ जस्टिस हैं, आप यूएस की सोसाइटी में चले जाइए, वहां पे व्हाइट वर्सेस ब्लैक की डिबेट चल रही है। आपने सुना होगा कि कल ही फिर से दंगे भड़क गए विस्कॉन्सिन नाम के स्टेट में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे होता है, वहां पे रेस के बेसिस पे हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। और इगैलिटेरियन नोशंस ऑफ जस्टिस की बात हो गई तो दो तरीके के आगे, एक नीड बेस्ड आगे, एक डेजर्ट बेस्ड आगे। ये तीन चार चीजें हैं जो आपको काम दे सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत को मैंने आपको यहां पे समझाया है। अब आगे चलते हैं, लिविंग विद अर्थ इन केरला। यहां पे दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पूरा आर्टिकल समझाऊंगा, बहुत आराम से सुनिएगा, कोई नोट्स नहीं है इसमें। केरला के डेवलपमेंटल मॉडल में यहां पे कुछ कमियां निकाली गई हैं, और ये कमियां एक्चुअली हमारे सामने इतनी ज्यादा विजिबल होकर इसलिए आ रही हैं क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है केरला में, और मानसून के दौरान केरला में तगड़ी बारिश होती है। उस बारिश के चलते लैंडस्लाइड्स होती है। लास्ट ईयर कवलपारा नाम की जगह पे
मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में 59 लोगों की जान चली गई लैंडस्लाइड की वजह से। इस साल 65 लोगों की लमसम जान गई है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पेत्तूमूडू में, जहां पे एक हिल कोलैप्स कर गया मुन्नार के पास। ओके, फिर कोझिकोड में एक प्लेन क्रैश भी देखने को मिला है। अभी प्लेन क्रैश को आप नेचुरल फिनोमिना से कैसे रिलेट कर रहे हो, तो वो इसलिए रिलेट किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए केरला में हिल टोपोग्राफी बहुत है, चूंकि वेस्टर्न घाट्स निकलते हैं आपके केरला से, तो वहां पे भी जो भी एयरपोर्ट बनते हैं वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। अभी टेबल टॉप एयरपोर्ट में एक नेचुरल इन्वायरमेंटल हैजार्ड है, वो ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, वहां ज्यादा बड़े हवाई जहाज नहीं उतर सकते, छोटे हवाई जहाज उतरेंगे, इस तरीके के कुछ नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जिसके चक्कर में कुछ करा नहीं जा सकता। ओके, हालांकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी को प्रेज भी किया गया है कि भाई आप देखिए, जब एयरपोर्ट पे कोझिकोड एयरपोर्ट पे वो प्लेन क्रैश हुआ तो बहुत सारे लोग दौड़ के आ गए, कोरोना की फिजिकल डिस्टेंसिंग के बावजूद वो दौड़ के आके लोगों की मदद करने लगे। अभी अगर केरला की तारीफ की बात की जाए तो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में केरला की तारीफ की जाती है। इनिशियल जो हैंडलिंग थी कोरोना की वो भी केरला ने बहुत अच्छी की थी, हालांकि अभी बाद में केरला में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब आप देखें, इन्वायरमेंटल की बात करो, एनवायरमेंट की बात करो आप केरला में, तो केरला की रिवर्स जब उनमें पानी होता है खासकर मानसून के दौरान पे वो गंदी होती है। आप केरला की वैलीज में देखिए आपको बहुत कचरा मिलेगा। केरला में बहुत सारे हिल्स को काटा गया है, क्यों काटा गया? ताकि वहां पे घर बनाए जा सके, वहां पे रिलीजियस हाउसेस बनाए जा सके, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो टेम्पल्स हो। ओके, तो क्वेरिंग और माइनिंग बहुत ही हाई स्केल पे और बहुत ही एग्रेसिव स्केल पे चलती है केरला में। ओके, अब आप देखो, केरला को अपने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट के लिए माना जाता है। केरला का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अच्छा माना जाता है, केरला के एजुकेशन लेवल सबसे अच्छे माने जाते हैं। इन सब चीजों के बाद भी केरला में एनवायरनमेंट का इस तरीके से ब्लैटेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हर साल फ्लड की समस्या, हर साल लैंडस्लाइड की समस्या आती है। ओके, फिर बात की जाए कि भाई केरला जैसा स्टेट जो कि इतना छोटा है बट वहां पे इतने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और अभी रिसेंटली ये बोला जा रहा था कि एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा सिर्फ सबरीमाला टेम्पल के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है केरला में, ये अनसस्टेनेबल है। वो लोकल टोपोग्राफी, लोकल ज्योग्राफी, लोकल जियोलॉजी को देख के नहीं किया जा रहा है, वो बस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन बोल लीजिए आप, जो कुछ भी हो रहा है, केरला का जैसा भी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, खासकर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस, कि वो अपनी लोकल जियोलॉजी ज्योग्राफी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको सिर्फ आप इकोनॉमिक रीजंस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप कल्चरल रीजंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, केरला के लोग अब प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। केरला की जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा तबका गल्फ कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जाके काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है केरला से बहुत सारे लोग निकल के दूसरी कंट्रीज में जाके काम करते हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाना वहां पे एक नेसेसिटी है वहां की लोकल पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। लेकिन उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए आपको टेबल टॉप रनवे बनाने पड़ रहे हैं कोझिकोड जैसी जगह पे, जहां पे आप कह सकते हो ना कि वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट उतर नहीं सकते। तो एक प्लानिंग करी जानी चाहिए थी कि भाई वाइड एयरक्राफ्ट नहीं, केवल नैरो एयरक्राफ्ट से यहाँ पे उतरेंगे। रनवे को लंबा करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए था, ये सब चीजें नहीं की गई। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रंट पे और कल्चरल डेवलपमेंट फ्रंट पे जो पॉलिटिकल पार्टीज केरला में बहुत सालों से राज कर रही हैं, वो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स पे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अगर आप देखोगे तो केरला का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो दो कोलिशंस पे टिका हुआ है। या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये लीड करता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ गवर्नमेंट को, जिसके पिनराई विजयन जी अभी चीफ मिनिस्टर है, या तो ये वाली कोलिशन पावर में रहता है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ये पावर में रहता है। ये दोनों कोalitions हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। तो इस बात की चांसेस बहुत कम है कि ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए जो इकोनॉमिक पेस है केरला का, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस है केरला का, उसको डैम्पेन किया जाएगा, उसको किसी भी तरीके से कम किया जाएगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलेक्टेंट होती है ग्रेटर कंजम्पशन वाले ट्रेंड को रोकने में, तो उस केस में इलेक्शन में हारने का डर हो जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, और इलेक्शन में कोई हारना नहीं चाहता है। ये जो सबरीमाला वाला जो मैंने एयरपोर्ट का आपको एग्जांपल बताया, ये जो प्रपोजल है कि भाई सबरीमाला टेम्पल के लिए एक अलग से एयरपोर्ट बनना चाहिए, ये उसी कंजम्पशन एपेटाइट का हिस्सा है। अलग अलग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उनके कंजम्पशन पैटर्न बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन कंजम्पशन पैटर्न्स को करने के लिए आपको एग्रेसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, जिसके चलते एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। जब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो एनवायरनमेंट अपना बदला निकालेगा ही।
और एक्चुअली में इस बदले में सबसे ज्यादा इफेक्ट वो लोग हो जाते हैं जो कि गरीब हैं। आप देखिए इदुकी डिस्ट्रिक्ट में जब वो हिल कोलैप्स कर गया, नीचे की तरफ से जो टी प्लांटेशन एस्टेट में काम करने वाले लोग थे वो अपने घरों के अंदर सो रहे थे, उनको मौका भी नहीं मिला उनके ऊपर आके, वो हिल का मलबा गिर गया और वो दब के मर गए। ओके, एयरपोर्ट के इंसिडेंट की बात की जाए तो मंगलुरु में भी टेबल टॉप रनवे था, 2010 में इंसिडेंट हुआ था। बाद में केरला के एयरपोर्ट की कमियां भी बताई गई। अब एविएशन मिनिस्ट्री के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जितना कुछ हो सका उतना किया गया। रनवे को लंबा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको लैंड एक्विजिशन करना पड़ता। हाँ, ये एक गलती बताई जा रही थी कि एक वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट को वहां नहीं उतरना चाहिए, एक नैरो एयरक्राफ्ट को वहां पे उतरना चाहिए था। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। ज्योग्राफी के साथ केरला की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जियोलॉजी के साथ केरला की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोका गया है, ये जोड़ा गया है। और जो कंजम्पशन का पैटर्न दिखा रहा है, कंजम्पशन वे ऑफ लिविंग है, उसका जो पैटर्न है वो केरला में नजर आ रहा है। साउंड एंड फ्यूरी, कांग्रेस लीडरशिप सीम्स अनविलिंग टू एंगेज इन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। इसके बारे में मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता चुका हूं, बार बार इसको डिस्कस करने का देखिए कोई मतलब है नहीं। इनके बारे में 2 दिन से हम लोग करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर रहे हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाउन बट नॉट आउट। ये किसके लिए कहा जा रहा है? इस्लामिक स्टेट के लिए कहा जा रहा है। इस्लामिक स्टेट डाउन है बट अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है। जो यूएन की काउंटर टेररिज्म की जो यूनिट है, उसके जो चीफ है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इनका नाम क्या है? व्लादिमीर वोरोंकोव। ये बोल रहे हैं कि जो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट हैं वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, एल्सवेयर, इनको एक वार्निंग की तरह देखे जाना चाहिए। क्योंकि ये जो इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप है, ये जो सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप है, इसको भले ही इराक और सीरिया में हरा दिया गया हो, इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ भाई ये हार गया है, बट अभी भी ये एक्टिव है। अभी भी 10,000 इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स इराक में प्रेजेंट है, सीरिया में प्रेजेंट है, वो वेस्ट एशिया में प्रेजेंट है। वेस्ट एशिया तो आपका इराक सीरिया ही हो गया, अफ्रीका में प्रेजेंट है, खासकर नॉर्थ अफ्रीका। और आईएस द्वारा कराए गए जो टेरर अटैक्स हैं वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं। ओके, एक वेस्ट अफ्रीका में कोई प्रोविंस है, उसका नाम नहीं दिया गया, कहा जा रहा है कि वहां पे 3,000 जो आईएस के फाइटर्स हैं, इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स हैं, वो अभी भी लड़ रहे हैं। अब यहां पे आगे और देखते हैं, वॉर ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स हैं, ये इस्लामिक स्टेट करा रहा है। इस्लामिक स्टेट ने रिसेंटली अभी वहां की जो सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स कंडक्ट कराए हैं, जिसके चलते सिख के बहुत सारे लोग इंडिया की सिटीजनशिप लेके इंडिया में आ रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पता है ना आपको? ओके, जो बड़ी बड़ी सिटीज थी इराक की, सीरिया की, जिनके ऊपर इस आईसिस ने कब्जा कर लिया था, इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था, अब कोई बड़ी सिटी तो इस्लामिक स्टेट के हाथ में नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्टेट के जो फाइटर्स हैं उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में डेजर्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, माउंटेन से ऑपरेट कर रहे हैं, हिंटरलैंड से ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे इलाकों से ऑपरेट कर रहे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज के रूरल इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब मेन सिटीज में नहीं है, कैपिटल सिटीज में, मेन कैपिटल सिटीज में तो पुलिस के पुख्ता इंतजाम होते हैं, मिलिट्री के इंतजाम होते हैं, लेकिन अगर आप इंटीरियर इलाके में चले जाओगे वहां पे आपको इस तरीके का कोई भी इंतजाम नहीं मिलेगा। अभी इराक, सीरिया और जरा अफगानिस्तान का एक बार मैप देख लेते हैं। यहां देखिए दोस्तों, आपको ये मैप नजर आ रहा है। अगर आप इराक को देखो तो इराक का ये मैप आपको दिख रहा है। नॉर्थ की तरफ देखिए तो आपको टर्की नजर आ रहा है। इराक के अगर आप वेस्ट में देखेंगे सीरिया नजर आ रहा है। ओके, कुछ हद तक इराक के साथ जॉर्डन भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इराक के साउथ में आपको सऊदी अरेबिया नजर आ रहा है। इराक के साउथ ईस्ट में आपको कुवैत नजर आ रहा है। कुवैत पे इराक ने अटैक कर दिया था सद्दाम हुसैन की प्रेसिडेंसी के दौरान, पिक्चर देख रखी है ना, एयरलिफ्ट। इराक के ईस्ट में आपको ईरान नजर आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी इराक की नेबरहुड। फिर आप इराक के ही साइड में देखिए, आपको सीरिया दिख रहा है। सीरिया के नॉर्थ में आपको टर्की नजर आ रहा है। सीरिया के ईस्ट में आपको इराक नजर आ रहा है। सीरिया के वेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा है। फिर लेबनान भी नजर आ रहा है आपको सीरिया के वेस्ट में। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था रिसेंटली, इसलिए बेरूत न्यूज में। सीरिया के साउथ में आपको जॉर्डन नजर आ रहा है, ईस्ट में इराक, साउथ ईस्ट में इराक, और सीरिया इजराइल के साथ भी बाउंड्री बनाता है। इनफैक्ट सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पे गोलन हाइट्स नाम की जगह है जिसपे इजराइल ने कब्जा कर रखा था, और गोलन हाइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। फिर यहां पे आपको दिख रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बाउंड्रीज देख लेते हैं। अफगानिस्तान नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहा है, फिर उज्बेकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, फिर तजिकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, और एक छोटा सा जो स्ट्रेच है अफगानिस्तान का वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जम्मू एंड कश्मीर का वो इलाका
पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ हमको डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और अफगानिस्तान के वेस्ट में उनका ईरान के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। आगे दो कंट्रीज और आएंगी, का नाम अभी आएगा, एक है लिबिया। लिबिया अभी टर्की के साथ ही बहुत अच्छे रिलेशंस रख रहा है इस गैस को एक्सप्लोर करने के लिए। टर्की और लिबिया मिलकर अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले के एडिटोरियल्स में डिस्कस किया, आपको पता होगा। लिबिया के नॉर्थ में आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा है, यहां देखिए। ओके, लिबिया के ईस्ट में आपको इजिप्ट नजर आ रहा है। लिबिया का एक छोटी सी बाउंड्री सुदान के साथ ही बनती है। लिबिया के साउथ में चाड, लिबिया के साउथ में नाइजर भी दिख रहा है आपको, आप कह सकते हो कि साउथ वेस्ट में। और लिबिया के आपको वेस्ट में नजर आ रहा है अल्जीरिया और नॉर्थ वेस्ट में नजर आ रहा है तुनिसिया। यहाँ पे दो और कंट्रीज की बात होगी, एक बात होगी माली की जो आपको यहां दिख रहा है, और एक बात होगी बुर्किना फासो की। ये सब आपके नॉर्थ अफ्रीका कह लीजिए या फिर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज है। ओके, तो इन सारी कंट्रीज का नाम इस आर्टिकल में लिया गया है, इसलिए मैंने इन कंट्रीज को आपको समझा दिया। ओके, अब आईसिस के चैलेंज को कंट्री वाइज देखते हैं। देखिए, इराक और सीरिया में पूरे चांसेस है कि इस्लामिक स्टेट फिर से आ सकता है, रिसर्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इराक और सीरिया में बहुत लंबे समय के लिए इस्लामिक स्टेट का कंट्रोल रहा है। अभी क्या है, इराक और सीरिया में ऑलमोस्ट सिविल वॉर की स्थिति है। सीरिया की हालत तो बहुत ही खराब है। सीरिया की अगर आप बात करो तो बशर अल असाद की गवर्नमेंट जीत गई है, वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, सिविल वॉर वो जीत गए। लेकिन सीरिया फैक्शनली बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर टेरिटरीज तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है, लेकिन सीरिया में एक बहुत बड़ा जिहादी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, रेबल ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। तो जो इदलिब प्रोविंस है सीरिया की, वहां पे जिहादी और रेबल्स डोमिनेट करते हैं। कुर्डिश रेबल्स भी प्रेजेंट है। कुर्ड्स एक बहुत बड़े इलाके में प्रेजेंट है आपके सीरिया के, खासकर वो इलाका जो कि सीरिया और टर्किश के बॉर्डर पे आता है। ओके, अब सीरिया के अगेंस्ट जो रेबल्स हैं, कुछ रेबल्स ऐसे हैं जो कि टर्की के फेवर में, सीरिया के अगेंस्ट कुछ रेबल्स ऐसे हैं जो सीरिया के भी अगेंस्ट है, टर्की के भी अगेंस्ट है। सबकी खिचड़ी पकी हुई है और हर रेबल ने कुछ कुछ इलाका कब्जा रखा है। टर्की का जो साउदर्न बॉर्डर है वो सीरिया से लगता है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड बॉर्डर है। तो टर्की ने इन रेबल्स के साथ एक पैक्ट सा साइन कर लिया है कि ठीक है, हमारी मिलिट्री फोर्सेस आपको मदद करेंगी, ये जो सीरिया बेस्ड ग्रुप्स हैं इनको पीछे हटाओ। तो भैया सर, ये जो टर्की और सीरिया का बॉर्डर है, खासकर टर्की का जो साउदर्न बॉर्डर है, वहां पे हमेशा बड़ा बवाली होता रहता है। उसके चलते जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ टर्की है वहां पे कोई घूमने जाता नहीं है। ओके, प्रो टर्किश रेबल्स सीरियन फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, कुर्ड्स के साथ लड़ रहे हैं। कुर्ड्स बोल रहे हैं कि हमें अपना अलग कुर्दिस्तान दे दो, हमको टर्की में रहना नहीं है। तो सिचुएशन काफी प्रॉब्लमेटिक है। सीरिया में सिचुएशन बहुत इन्फ्लेमेबल है, इराक में सिचुएशन बहुत इन्फ्लेमेबल है। इराक में फाइनली प्राइम मिनिस्टर आ गए मुस्तफा अल कदीमी। अभी इराक में अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। इराक में प्रॉब्लम क्या क्या है? देखिए, इराक में दो मेजर प्लेयर्स डोमिनेट हो रहे हैं, एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है ईरान। अभी यूएसए का क्या है, यूएसए ने अपनी फोर्सेस को स्टेशन कर रखा है इराक में, लेकिन ये इराक में काम करने वाले जो शिया मिलिटियाज हैं, इन शिया मिलिटियाज को सपोर्ट किसका है? ईरान का। अब ईरान के सपोर्ट से ये जो शिया मिलिटियाज हैं वो इराक के अंदर रेगुलरली यूएस ट्रूप्स पे अटैक कराते हैं। तो आप देखो कि ईरान और जो यूएसए की लड़ाई चल रही है, वो ना यूएसए की टेरिटरी पे चल रही है, ना ईरान की टेरिटरी पे चल रही है, वो इराक की टेरिटरी पे चल रही है। तो इराक एक ऐसी जगह बन रही है जहां पे यूएसए और ईरान एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट वॉर यहां पे हर कोई अवॉइड कर रहा है। एक ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, अगर आप अफ्रीका में आ जाओ तो अफ्रीका में लिबिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लिबिया में जो दो मेन ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। फिर आप देखो कि लिबिया वाली जो क्राइसिस थी और लिबिया में ये जो आइसिस है, ये भी तेजी से, आइसिस तो नहीं बोलना चाहिए, इस्लामिक स्टेट बोलना चाहिए, क्योंकि आइसिस तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, इराक एंड सीरिया। तो लिबिया में भी इस्लामिक स्टेट है। माली और बुर्किना फासो में भी ये जिहादिस्ट एंट्री मांग रहे हैं। हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट की जो एंट्री है वो भी इन कंट्रीज में बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो कुल मिला के बात यह है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसके चलते इन जिहादिस्ट को, रेबल्स को, इस्लामिक स्टेट के जो फाइटर्स हैं, इनको मौका मिल जाता है अपनी ताकत को बढ़ाने का। तो यहाँ पे ये बात बोली गई कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, जो लिबिया की, माली की, बुर्किना फासो की, इस तरीके की जो कंट्रीज की गवर्नमेंट है, इनको ये सोचना चाहिए कि भैया देखिए, पीसफुल सिद्धांत के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लीडरशिप में फैक्शनलाइज्ड करेंगे, बहुत ज्यादा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट देंगे, तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके साथ हमेशा आपकी इकोनॉमी रिडन रहेगी। अगर आपको बचना है तो आपको जिहादिस्ट
के अगेंस्ट एक फुल फ्रंट खोलना पड़ेगा, इनको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, पीस की सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अ चांस टू डोनेट लैपटॉप। देखिए इसमें बहुत कुछ खास पॉइंट्स है नहीं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। वही जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी है वो लैपटॉप की तरफ जा रही है। तो भैया जो डेस्कटॉप बच रहे हैं उनको अंडर प्रिविलेज में बांट दो। अभी देखने में तो लगेगा कि यार ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा आपने मतलब ये बता दिया कि बहुत बड़ा आपने कोई आइडिया दे दिया हो। देखिए यहाँ पे चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करने की जरूरत है। जैसे ही लॉकडाउन लगा, बहुत सारी जो आईटी कंपनीज थी उन्होंने अपनी जॉब्स को ऑनलाइन करने के लिए थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स के लैपटॉप्स के ऑर्डर दिए। ओके, कंज्यूमर ग्रेड लैपटॉप्स खरीदे गए। अब जो डेस्कटॉप थे उन डेस्कटॉप का यूज कम हो गया, खत्म नहीं हुआ डेस्कटॉप का यूज, क्योंकि अभी भी डेस्कटॉप्स ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो लैपटॉप से नहीं करी जा सकती। लेकिन ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे जो डेस्कटॉप्स पहले ही प्रेजेंट थे कंपनीज में उनका यूज अब कम हो गया है। तो ये कहा जा रहा है कि इस कुछ महीनों में, जिन महीनों में लॉकडाउन लगा, लगभग मिलियन डेस्कटॉप से ज्यादा डेस्कटॉप्स का प्रयोग बंद हो गया। तो इन मिलियन डेस्कटॉप्स को आप अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बांट सकते हो। आपको पता ही है, ये जो इंडिया इंक है, जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कॉमर्शियल कंपनीज का जो ग्रुप है, इनको पता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। लॉकडाउन के चलते एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि हाँ भाई, आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात कही गई कि हाँ भाई, हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है तो डिजिटल डिवाइड को कम करना है, तो वो रूरल तबका, वो डिसएडवांटेज तबका जिसके पास लैपटॉप नहीं है, ऑनलाइन डिवाइसेस नहीं है, उनको आप ऑनलाइन डिवाइसेस को अवेलेबल कराइए। अवेलेबल कराने के लिए क्या करोगे, तो इंडिया इंक मिलके कुछ ऐसा सेटअप बना सकता है जिससे जो एक्स्ट्रा डेस्कटॉप्स इन कंपनीज के पास, उनको वन लेवल सेक्शंस में बांट दिया जाए। अब इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट हाउसेस को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, इंडस्ट्री हाउसेस को, एनजीओ को मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क्स हैं, वहां पे जो एक्स्ट्रा डेस्कटॉप की यूजेज है उनको रीफॉर्मेट करके, रिफर्बिश करके, क्योंकि देखिए बहुत सारे डेस्कटॉप जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करे जाते हैं उनमें प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है। वो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर बेसिकली उस कंपनी का जो स्पेसिफिक काम है उसके लिए डाला गया था। अभी उस प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के साथ तो वो डेस्कटॉप काम कराएगा नहीं, तो उस डेस्कटॉप को रीफॉर्मेट करने की जरूरत है ताकि उसको एक नॉर्मल कंप्यूटर में बदला जा सके जिसको बच्चे इस्तेमाल कर सके। तो भाई उन लैपटॉप्स को, उन डेस्कटॉप्स को जो कि पहले एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनको रिफॉर्म करके यूजेबल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में बदल के बच्चों में बांट दो, नीडी पीपल में बांट दो, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और इंडिया इंक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और इस एक्सरसाइज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये कंपनीज कर सकती हैं। अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज आती है कि नहीं आती, ये कौन डिसाइड करेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट को भी यहां पे एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये एक चॉइस बता रखी है ऑथर ने और बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन दिया है कि देखिए ज्यादातर ये जो लैपटॉप्स हैं, ये जो डिवाइसेस है जिनको जल्दी खत्म कर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल देश का एक बहुत बड़ा तबका, आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा तबका मोबाइल फोन से इस्तेमाल करता है। अभी डेस्कटॉप का प्रयोग होगा तो डेस्कटॉप का प्रयोग लगभग 3 से 4 साल के लिए तो होता ही है। मोबाइल ज्यादातर लोग 1 से 2 साल में बदल देते हैं। तो ये सब जो मोबाइल्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, वो इतने टाइम पीरियड के बाद ई वेस्ट बन जाएंगे। तो जब तक उनकी यूजेज लाइफ है तब तक उनको यूज करने के लिए ये नहीं अच्छा रहेगा कि आप नीडी पर्सन में उनको बांट दो, ताकि वो ई वेस्ट ना बने, अपनी फुल लाइफ साइकिल के लिए वो इस्तेमाल हो जाए और जब वो खराब हो तब वो ई वेस्ट बने। इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बचेगी, हमारा इंपोर्ट कम होगा, बहुत से अलग अलग फायदे हैं इसके। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, जो सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे करी गई हैं, आपको सार तो मिल ही गया होगा इसका। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल है मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या बोला जा रहा है, डिवाइजिंग स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजीज इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंटर विल इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग। इसको भी देखते हैं। भैया चाइना को काउंटर करने की बात हर जगह से चल रही है। पैंडेमिक के बाद बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी कंट्रीज की सरकारें भी अपनी कंपनीज को बोल रही हैं कि भैया चाइना से अपने बिजनेसेस को बाहर निकालो। तो बहुत से अमेरिकन एंटरप्राइजेस, जापानीज, साउथ कोरियन कंपनीज वो बातचीत कर रही हैं अलग अलग देशों के साथ।
इसमें से एक देश इंडिया भी है, वियतनाम भी है, बहुत से फिलीपींस, बहुत सारे और देश हैं, केवल इंडिया अकेला नहीं है। बट इंडिया के साथ बातचीत चल रही बहुत सारी कंपनीज की कि भाई हम अपने प्लांट को आपके देश में लाना चाहते हैं, चाइना से निकलना चाहते हैं। चाइना से निकलने की 3 खास वजह मानी जा रही हैं। द फर्स्ट इज द रियलाइजेशन कि अगर हम बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है चाइना पे, और अगर कोविड-19 जैसा कोई पेंडेमिक आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो डिस्टर्ब हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को सोर्स करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। अब पूरे चाइना में अगर कोविड-19 फैल गया, और वुहान जैसी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में जब कोविड-19 फैला, पूरी वुहान डिस्ट्रिक्ट ही लॉकडाउन मोड में चली गई, पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो यहां पे ये समझ में आया कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे हम अपनी सप्लाई चेन्स को पूरी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक फियर बैठ गया है कंपनीज के दिमाग में और अलग अलग गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट में कि एसेंशियल इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई पे किसी एक कंट्री की डोमिनेंस होना सही नहीं है, और खासकर चाइना जैसे टोटलिटेरियन रिजाइम की तो बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी बात यह है, growing risk and uncertainty involved in operating from and dealing with China in light of geopolitical and trade conflicts। बहुत सारे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना और यूएस के बीच में पूरा का पूरा एक ट्रेड वॉर छिड़ गया। ठीक है, इस ट्रेड वॉर के चक्कर में यूएसए ने चाइना के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगाए। चाइना में जितनी दम पड़ी उतने चाइना ने यूएसए के ऊपर सैंक्शंस लगाए। अब जब इस तरीके के सैंक्शंस लगने शुरू हो गए तो कंपनीज के लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो गया। अब जब कंपनीज के लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा तो कंपनी क्या करेंगी भाई, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगी, अपने ट्रेड को किसी और देश में मूव करने की कोशिश करेंगी। प्लस जियोपॉलिटिकल राइवलरीज भी बहुत सी हैं। आप देख लीजिए साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन बना रखी चाइना ने, तो फिलीपींस, वियतनाम उनको बोल रहा है कि तुम तो आ ही नहीं सकते हमारे इलाके में, जबकि उनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के नियम कानून के हिसाब से वो कंट्रीज भी साउथ चाइना सी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चाइना अपने मन मर्जी के हिसाब से दुनिया भर में चीजें कर रहा है। गलवान वैली का इंसिडेंट लद्दाख में आपको पता ही है, अभी भी की डेट में भी चाइना वाले अंदर घुस के बैठे हैं, हर जगह चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो बाकी कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। ओके, उस चक्कर में चाइना के साथ चल रही है प्रॉब्लम। अब बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, अगर सप्लाई चेन्स को आप चाइना से इंडिया में लाने की बात कर रहे हो तो आपके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग ताकत होनी चाहिए। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ताकत में चाइना से बहुत पीछे है, ये हम सबको पता है। दुनिया भर का अगर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देखोगे तो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 6 पे है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया का टारगेट क्या है कि भाई हम अपने जीडीपी का 25% 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेके आएंगे। 2018 में 15% था। चाइना का 30% ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया की केवल 15%। 2022 तक 25% लाने की बात करी गई है, लेकिन पहुंचने वाला है नहीं किसी भी हाल में। अभी आप बात करो दोस्तों, 1978 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोली, इंडिया ने 1991 में खोली थी। 1978 में जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोला, उसके बाद जो उनकी इंडस्ट्री थी, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वो हर साल 10.68% के रेट से इंक्रीज हो रहा था। जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली तो इंडिया ने टारगेट रखा कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 12% के रेट से बढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअली में वो केवल 7% के रेट से बढ़ा। अगर दुनिया भर में आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करोगे तो 2018 में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का था यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री नहीं है, बहुत सारे यूरोपियन ग्रुप्स हैं, लगभग 25 यूरोपियन नेशंस का ग्रुप है। तो ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था मैन्युफैक्चर गुड्स के बाद। उसके बाद कौन था? चाइना। चाइना दुनिया भर का 18% ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट करता है, आप सोचिए। और इंडिया तो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में भी नहीं है। जो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया भर के, वो टोटल उनके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर 83% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। 2018 का डाटा ये है, और इन टॉप 10 में इंडिया नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि हम चाइना से कितने पीछे हैं। इस स्लाइड में जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, इनका आप नोट्स बना सकते हो। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं कि देखिए चाइना के सामने ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनकॉम्पिटिटिवनेस और ये जो हम चाइना से पीछे हैं, ये हम है क्यों? ये कंट्रास्ट हमको दिख क्यों रहा है? ये कंट्रास्ट दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। टैक्स पॉलिसी इन्वायरमेंट इंडिया का अच्छा नहीं है, नॉन कंड्यूसिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो कभी रेगुलेशन मिल जाता है, कभी भैया प्रोटेस्ट होने लगे तो एनजीटी ने बैन लगा दिया। इंडस्ट्रियल कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं, तो पैसा अवेलेबल नहीं हो पाता इंडस्ट्रीज को। चाइना की बैंकें तो फ्री में पैसा बांटती है अपनी इंडस्ट्रीज को, इंडिया में ऐसा नहीं है। वर्कफोर्स अच्छा नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की कमी है। हमारे यहाँ पे लेबर लॉज बड़े अजीब से
सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेबर लॉस बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेबर लॉस बनाती है, जिसके चक्कर में लेबर्स को बहुत सारे वो मिल जाते हैं, इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज बोलते हैं कि हम नॉन कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, R&D में जो एक्सपेंडिचर है वो कम है, लैंड एक्विजिशन में डिले होता है, ओके, इनएबिलिटी टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये सब सारी प्रॉब्लम्स है। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत बड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम को हमने अभी रियलाइज किया, इस प्रॉब्लम को तो भैया हम कब से रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? अभी के लिए तो हमको कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब अगर हमको इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब यहां पे मेरे हिसाब से जो मेन रीजन वो ये है दोस्तों, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और जब इंडिया में फेडरलिज्म आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो जाता है। तो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, ट्रेड के भी फील्ड में, लैंड एक्विजिशन, इन सब चीजों में स्टेट्स के पास बहुत ताकत है। तो अगर हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बनाना है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन ए लेवल को होना चाहिए। हम चाइना की तरह नहीं है। चाइना की जो सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक ऑर्डर पास करेगी कि हाँ भाई यहाँ पे लैंड एक्विजिशन करो। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी तक जाने की जरूरत ही नहीं, उनका कोई एक ऑफिशियल ऑर्डर पास करेगा और वो लैंड एक्विजिशन हो जाएगा, वो चाइना के किसी भी हिस्से में हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लैंड एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे रेगुलेटरी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। कल को सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दे, बतेरी प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखो इंडिया में तो स्टेट गवर्नमेंट के विल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुजरात की बात करिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तगड़ी हुई है। दो रीजन है इसके। एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इनका इलाका बहुत बड़ा है, इनका एरिया बहुत बड़ा है, इनके पास लैंड एरिया बहुत बड़ा है। दूसरी, इनकी सरकारें इंटरेस्टेड है मैन्युफैक्चरिंग को अपने स्टेट में प्रमोट करने के लिए। वहीं पे हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इलाकों में बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो उतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इनके पास एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हैं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को कवर नहीं किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को कंसीडर नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है ना, वो प्रो कैपिटलिस्ट एनवायरमेंट नहीं है वहां पे, ठीक है ना। वो लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लोगों के राइट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वहां की जो गवर्नमेंट है बहुत पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है। टाटा का स्टील प्लांट याद है ना, टाटा नैनो का, वहां लगने नहीं दिया, तो वो स्टील प्लांट कहां चला गया? गुजरात चला गया। तो कुछ स्टेट्स में जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं होने देती हैं। अब देखिए, इसके बहुत से फैसेट्स हैं। एक तरफ ही हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोक रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, ज्यादा लैंड एक्विजिशन करोगे, ज्यादा आप इंडस्ट्रीज लगाओगे तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा भाई, इन्वायरमेंट को नुकसान ज्यादा होगा। वो अलग बात है कि इन्वेस्टमेंट, जॉब, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन बाकी नुकसान भी तो है। तो यहां पे एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, और उस बैलेंस को बनाने के लिए सेंटर और स्टेट्स को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हमको चाइना को टक्कर देनी है तो चाइना को टक्कर देने के लिए भैया इंडस्ट्रीज तो लगानी पड़ेगी। अगर हमको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनना है तो हमको सप्लाई चेन डेवलप करनी पड़ेगी। सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए भैया ये जितनी भी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ये वाली, इनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे, हमेशा चाइना से पीछे रहेंगे। ये बात तो देखिए तय है। अब यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है जो कि आपका आर्टिकल में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए बड़ा ही यूनिक आइडिया दिया। उन्होंने बोला एक ऐसा स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाना चाहिए जिस स्ट्रैटेजी ग्रुप में सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव हो। ये रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर आपस में बैठ के बात करेंगे, प्रॉपर टीम वर्क होगा, आइडियाज बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया में करी जा सके, ना कि हम चाइना पे डिपेंडेंट रहे, चाइना से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहे। अब ये आइडिया दिया रविशंकर प्रसाद जी ने। तो इस तरीके के जो स्ट्रेटेजी ग्रुप्स हैं, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, प्राइवेट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव, अगर ये सब लोग रहते हैं तो बहुत प्रॉपर तरीके से तीनों लोग एक जगह पे बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, शेयर कर सकते हो। हर इंसान, हर रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने डोमेन में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। ये बात कही गई है। अच्छा आर्टिकल, तो फाइनली अपने लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फिर से लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। जनवरी में जो रूलिंग ये टर्की की कंपनसेशन है, उसमें एक ऑफिशियल थे अदनान तानरीवेरदी। एकदम से सुनने में आया कि इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगन के बहुत क्लोज थे, बट फिर भी इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये मेंबर थे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के।
अभी इन्होंने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि इनके अगेंस्ट बहुत सारी आवाजें उठ रही थी। क्या आवाजें उठ रही थी? देखिए, ये बात कर रहे थे महदी की। महदी एक टर्म होता है इस्लाम में दोस्तों। महदी का मतलब ये होता है कि जब दुनिया अंत के निकट होगी तो उस समय पे एक पर्सन आएगा, एक गॉड का स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो इस दुनिया को खत्म होने से बचाएगा। ये शब्द बोला गया महदी को, डिवाइन रिडीमर कहते हैं इसको। ओके, इन फैक्ट यहां पे इस आर्टिकल में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अदनान तनरी वर्दी थे ना, ये महदी पता है किसे बोल रहे थे? ये महदी बोल रहे थे रेसिप तैयब अर्दोगन को। अब यहां पे क्या बनाने की बात करी जा रही है? यहां पे बात ये करी जा रही थी, अदनान तनरी वर्दी जी ने, अदनान जी ने ये बोला कि कॉन्फेडरल रिपब्लिक बनाएंगे, कॉन्फेडरल रिपब्लिक। और ये कॉन्फेडरल रिपब्लिक किसका होगा? मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का। उन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज नहीं होंगी, लेकिन वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जो कि एक कॉन्फेडरल रिपब्लिक बनाएंगे, उसकी कैपिटल क्या होगी? इस्तांबुल। इस्तांबुल उसका सेंटर होगा। पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था ना, वो इस्तांबुल बन गया। और उसके हेड कौन बन जाएंगे? हमारे रेसिप तैयब अर्दोगन। अब देखिए, डायरेक्टली तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, बट ऐसा बनाने की बात करी गई है। यहां पे एक चीज बनेगी जिसको बोलते हैं आसाम कांग्रेस। अभी ये आसाम कांग्रेस क्या है? देखिए, आसाम कांग्रेस एक इवेंट है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, एसोसिएशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर। एसोसिएशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर। इसका इंडिया वाले आसाम से कोई लेना देना नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आसाम कांग्रेस, ये जो एसोसिएशन है, ये हर साल एक इवेंट कराता है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि जो 61 मुस्लिम नेशंस हैं आपके एशिया में, अफ्रीका में, जिसको आप बोलते हो एसरीका, इनकी एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग बनाई जाए जिसका सेंटर कहां पे होगा? जिसका सेंटर होगा आपका इस्तांबुल में, टर्की में। इनके नेशनल बॉर्डर्स वही रहेंगे, ये वही कंट्रीज रहेंगी, बस इसके लीडर्स जो अफ्रीका के लीडर्स हैं, जो 61 मुस्लिम नेशंस के लीडर्स हैं, ये आसाम कांग्रेस में हर साल मिलेंगे। और अगर ये ऐसा एक ग्रुप बन जाता है तो इसकी कैपिटल कहां रखी जाएगी? इस्तांबुल में। और शरिया बेस्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा। शरिया जो कि एक इस्लामिक लॉ होता है, उसके बेस पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म रखा जाएगा। प्रेसिडेंट कौन बनेगा? रेसिप तैयब अर्दोगन। इसीलिए आप यहां पे देखिए कि जो अर्दोगन साहब के जो रीसेंट ये डिसीजंस रहे हैं कि वो हेगिया सोफिया को मॉस्क में बदल रहे हैं, वो चोरा म्यूजियम को मॉस्क में बदल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यही 2 म्यूजियम्स को मॉस्क में बदला गया, इससे पहले 4 और म्यूजियम्स थे जिनको मॉस्क में बदला गया। हालांकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, इसलिए उनको ज्यादा न्यूज में कवर किया नहीं गया। कुल मिला के किया क्या जा रहा है? एक नई तरीके की फिलॉसफी लाने की कोशिश की जा रही है जिसको बोला जा रहा है नियो ओटोमैनिज्म। ओटोमन अंपायर था ना पहले, ओटोमन अंपायर के जो खलीफा थे वो बैठते थे आपके टर्की में, कुछ उस तरीके से अब यहां पे रेसिप तैयब अर्दोगन साहब इस नियो ओटोमन अंपायर के एक हेड की तरह अपने आप को दिखा रहे हैं। अब कुल मिला के यहां पे जो ऑथर हैं, ये जो आपके ऑथर हैं जिनका नाम है ए फैजुर रहमान, इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे आप दुनिया भर के जो मुस्लिम्स हैं उनको आप सेग्रीगेट कर दोगे, उनको आप ग्रुपिंग्स में बांट दोगे, उनके इंटरेस्ट को आप वायलेट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कन्फेडरल रिपब्लिक आप बनाने की बात कर रहे हो, इसमें सारी इस्लामिक कंट्रीज ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज और यूएई जैसी कंट्रीज, जो कि आपका ये जो इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉर्पोरेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ऑलरेडी एक इस्लामिक कंट्रीज की ग्रुपिंग है जिसमें हेड पे है सऊदी अरेबिया, यूएई। तो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज तो इस कॉन्फेडरल रिपब्लिक को सब ज्वाइन करने की नहीं। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो कि वो अपने डोमेन में हिट है। अभी यहां पे कॉन्फेडरेबल रिपब्लिक अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको टर्की के प्रेसिडेंट की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो करेंगे नहीं। तो एक बहुत मेजर मुस्लिम वर्ड इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा नहीं। तो यहां पे मुस्लिम वर्ड बंटता हुआ नजर आएगा 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरी चीज, मान लीजिए कि एक आप ऐसी बड़ी मुस्लिम ग्रुपिंग बना भी देते हो, तो फिर वही आप इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की डिबेट को आप फिर से उठा दोगे, जिससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट इससे वर्ड बट जाएगा, और जब वर्ड बट जाएगा तो हो सकता है कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं पूरी दुनिया में, इनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और बढ़ जाए, जिससे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ सकती हैं। ये इसका एक बहुत बेस बताया मैंने आपको। यहां पे जो आपके सुल्तान महमद थे, यहां पे एक और नाम लिया गया जिनका नाम है सुल्तान महमद। अभी मैं आपको सुल्तान महमद के बारे में कुछ बताता हूं दोस्तों।
1453 में जब सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ और आपका ये जो बाइजेंटीन अंपायर हटा दिया गया, उसके बाद जो रूलर आए ना आपके राज में, उनका नाम था सुल्तान महमद। यहां पे कुछ कुछ रेसिप तैयब अर्दोगन को सुल्तान महमद की तरह दिखाया जा रहा है और कुल मिला के ओटोमन अंपायर को फिर से पैदा करने की यहां पे बात करी जा रही है। अभी इस तरीके के रिलीजियस जील अगर आप अपने अंदर रखोगे तो इस तरीके के रिलीजियस जील तो क्रिश्चियन धर्म में भी आ सकती है। यहां पे यह भी बोला जा रहा है कि भाई ये जो अल अस्का मॉस्क है जेरूसलम में, इसको ये लोग आजाद कराएंगे, क्योंकि इजराइल की ओनरशिप में है। अभी इजराइल जैसी कंट्री जो कि यूएई के साथ और काफी हद तक ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ अपने अच्छे रिलेशंस लगा रखा है, उसकी टेरिटरी के अंदर जो अल अस्का मास्क है, इसको अगर आप लिबरेट करने की बात करते हो तो आप लड़ाई कराने की ही बात कर रहे हो, क्योंकि इजराइल जैसी कंट्री इतनी आसानी से तो घुटने टेकेगी नहीं। फिर जेरूसलम में क्रिश्चियन धर्म का भी उदय हुआ है, तो फिर वो क्रिश्चियनिटी वाली डिबेट जिंदा हो जाएगी, तो फिर वही क्रिश्चियनिटी इस्लाम के बीच में फिर वही लड़ाई शुरू हो जाएगी, जहां से हमने शुरुआत की थी हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये बस यहाँ पे ये ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक किए बिना और शेयर किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे।